नॉर्थ ईस्ट के जो दंगों का जो पूरा का पूरा तरीका है, पूरा का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, पूरा का पूरा जो एक तरह से जो तौर तरीका है, वही जो है हरियाणा के नूंह में मिलता है आपको, वही फरीदाबाद में मिलेगा, वही जो है गुड़गाँव में जो हिंसा हुई उसमें मिलेगा। आदमी लोगों को मारते हुए कह रहा है कि मोदी और योगी जीत कर आएँगे, तो आप समझ लीजिए ये एक तरह से जो इन्होंने एक ज़मीन तैयार की है पिछले 9 सालों में, वो ज़मीन में अब फसल लहलहा रही है। 1 अगस्त को जब हम ये बात कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव की शुरुआत का बिगुल फूँक दिया गया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। कल से जिस तरह की कुछ खबरें हरियाणा के मेवात से सामने आ रही हैं, सभी को पता है। और कल रात गुड़गांव में एक मस्जिद के इमाम की भी हत्या कर दी गई है। एक पूरी भीड़ 100 लोगों की तकरीबन बताया जा रहा है मस्जिद में घुसी थी, क्योंकि कल एक यात्रा निकल रही थी मेवात शहर से। कहा जा रहा है कि उसके बाद वहां पर सामने एक गुट था जिसने पथराव किया और पथराव उसके बाद हिंसा में बदल गई। आसपास के कई जिले जैसे कि सोना भी इसमें शामिल है और गुरुग्राम, जहां पर भी हिंसा की वारदात सामने आई है। लेकिन सर सवाल ये है कि हरियाणा सरकार कह रही है कि पूरी तरह से प्रायोजित थे, पहले से ही शायद तैयारी करके बैठे थे। तो हरियाणा सरकार क्या सो रही है? क्योंकि कांग्रेस ने सीधा सवाल किया है और हम भी वही सवाल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपने सुबह से सारी रिपोर्ट कलेक्ट की होंगी। तो क्या कुछ अपडेट है और आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे जो ये दंगे हुए हैं एक तरह से? और अब लोग मणिपुर, मुझे लगता है कि मणिपुर की जगह मेवात पे बात करने लगेंगे। एक सिलसिला आप समझ लीजिए कि 1 अगस्त को जब हम ये बात कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव की शुरुआत का बिगुल फूँक दिया गया है। ये चुनाव होने तक, जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन तक जो है हिंदू-मुस्लिम फसाद इस देश में होने तय हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि अभी मोदी जी ने जो अपना आखिरी भाषण दिया था, वो ये भाषण दिया था कि हमारे राज्य में कभी भी दंगे नहीं हुए, हमारे राज्य में दंगे नहीं हुए। लेकिन आप देखिए जितने हिंदू मुसलमान के बीच जितना विद्वेष, जितना क्लैश और जितना जो कलेश, दोनों चीज़ें जो हो हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज में ज़्यादा हुई। जब नॉर्थ ईस्ट के दंगे 3 महीने से चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पे बड़ी कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने सीबीआई को और अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता को ये कहा कि आप कहते हैं कि हमने 50 केस अगर हम सीबीआई को दे भी दें, तब भी जो है 6050 केस वहाँ पर हुए हैं। अगर 50 केस चले आते हैं तो 6000 केस जो है कौन देखेगा? तो एक तरह से वहाँ की पुलिस नकारा हो गई है, निकम्मी हो गई है और वो दंगों में उसकी भूमिका जो है सक्रिय है। अब आप समझिए उसी बात को, जैसे आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का वो हिस्सा है, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें, तो नॉर्थ ईस्ट के जो दंगों का जो पूरा का पूरा तरीका है, पूरा का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, पूरा का पूरा जो एक तरह से जो तौर तरीका है, वही जो है हरियाणा के नूंह में मिलता है आपको, वही फरीदाबाद में मिलेगा, वही जो है गुड़गाँव में जो हिंसा हुई उसमें मिलेगा। पुलिस सब जगह जो है मूक दर्शक बनी रहती है और पुलिस के पास एक विभाग होता है जिसको सीआईडी बोलते हैं। जिसका काम होता है कि वो कहीं भी राज्य में कोई हलचल हो रही है उसकी सूचना दे। अगर उसके पास सीआईडी है और सीआईडी ने, जो हरियाणा में उसे सीबीसीआईडी बोलते हैं, अगर उसके पास सूचना थी तो उसने क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं व्यवस्था की? आप समझिए कि वहाँ जो हुआ उसकी पूर्व सूचना हरियाणा पुलिस के पास थी। तभी हरियाणा पुलिस ने गुड़गाँव की पुलिस के अपने जो मुलाजिम हैं उनको नूंह भेजा था और नूंह में जाकर वो जो है 2 जिन होमगार्डों की मौत हुई और बाकी जो पुलिस फ़ोर्स है, वो ज़्यादातर जो आई थी वहाँ पर वो गुड़गाँव से आई थी। तो पहले से भेजी क्योंकि पहले अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा और हुआ और होने के बाद जो है अब जो है पहले उन्होंने इंटरनेट की सेवा को बाधित किया, उसे फिर रद्द कर दिया, फिर अब स्कूल बंद कर दिए। स्कूल बंद करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तनाव चरम पर है, लेकिन जो है हरियाणा सरकार ने वहाँ पर अभी तक जो है 40 के करीब एफआईआर दर्ज की है, 70 के करीब लोगों को अरेस्ट किया है और तकरीबन 20 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिनमें एक इंस्पेक्टर को गोली भी लगी है, यानी छर्रे लगे हैं। तो ऐसी हालत में हरियाणा दिल्ली के करीब है, तब एनसीआर में हरियाणा और नूंह आता है और अगर जी। एनसीआर देश दिल है, वहाँ पर ऐसा होता है तो आप समझिए कि कैसी स्थिति जो है, भयानक स्थिति जो है देश में चल रही है। आपको इससे पहले याद होगा जब ट्रम्प साहब आए थे, तब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी दंगे हुए थे और उन दंगों जी। की सारी पड़ताल के बाद मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे और जो अदालत के फैसले आए हैं, उसके हिसाब से कह सकते हैं कि पुलिस की पूरी सक्रिय भूमिका उन दंगों में रही और दंगों को भड़काने वाले जो लोग थे, उनको आपने देखा होगा कि पुलिस ने वाई सिक्योरिटी दी। एक आदमी जो कि
पहले आप पार्टी में था, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गया। उसको जो है पुलिस ने वो डीसीपी के सामने कहता था कि यहाँ पर हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे, और उसके बाद उसे आज जो है वाइस सिक्योरिटी पुलिस की मिली हुई है। जी, जी। दंगा कराना और दंगे के बाद हिंदू मुसलमान फसाद कराना और उस फसाद के दौर में आदमी को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करना कि वो सोते जागते सिर्फ हिंदू मुसलमान सोचता रहे, उसका नतीजा ये है कि आप देखिए विकास सिंह नाम का एक ये जो रेलवे पुलिस फोर्स का एक जी, कांस्टेबल है, जी। ने कि अपने एसआई की मौत कर दी, एसआई को गोली मार दी। एसआई को गोली मारने के बाद वो अपनी राइफल्स लेकर जो है डिब्बों में घूमता रहा और उसने 3 और लोगों को मार दिया। 19 गोलियाँ उसने चलाई और वो जिनको गोली मार रहा था उनको कह रहा था ये सारे जो है पाकिस्तानी हैं, ये सारे जो है मुसलमान हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए। तो उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात चल रही थी कि उसे जो है लोगों से बदला लेना है। और वो ऐसी हालत में वहाँ क्या कह रहा था, डब्बे में वो कह रहा था मोदी और योगी जीत के आएँगे, हर हाल में जीत के आएँगे। तो जो आदमी लोगों को मारते हुए कह रहा है कि मोदी और योगी जीत कर आएँगे, तो आप समझ लीजिए ये एक तरह से जो इन्होंने एक ज़मीन तैयार की है पिछले 9 सालों में, वो ज़मीन में अब फसल लहलहा रही है। वो फसल जो है एक तरह से किसी भी आदमी की जान ले सकती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे रात में, उन बेचारों को नहीं पता था कि हम रात को मारे जाएँगे। अलग-अलग डिब्बे में अचानक गोली चली और वो मर गए। तो ऐसे लोगों की मौत होने पे इस देश में अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, संसद में इस बात पे कोई बहस नहीं होती, आप देखते हैं कि जो अ, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसपे गंभीरतम शब्दों में कह रहा है कि दिल्ली और पूरे देश में एक बात का एक संकेत है कि उसे सीबीआई पे यकीन नहीं है, उसे एनआईए पे यकीन नहीं है, उसे ईडी पे यकीन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहाँ की पुलिस जो है बिल्कुल बेकार हो गई है, नकारा हो गई है। वो इन सारे दंगों में वो संलिप्त रही है। तो आप समझिए इसे ब्रेक डाउन ऑफ स्टेट मशीनरी जिसे हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर फेल होना, वो है। और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री को कोई कुछ नहीं कह रहा, वहाँ की विधानसभा को कोई नहीं कह रहा कि इसे स्थगित किया जाए, मोरेटोरियम लगाया जाए वहाँ पर। तो ऐसी हालत में आप समझिए कि देश की स्थिति बड़ी भयानक है और आने वाले समय में आपको ऐसी खबरें और ज़्यादा मिलेंगी, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि पैरानॉइड आदमी जो होता है, जो आदमी भय से आक्रांत होता है, जो समझता है कि छाया भी अगर मेरे पीछे चल रही है, तो ये मेरा कत्ल करने के लिए आ रही है, तो जब आदमी का मन पूरी तरह से बीमार हो जाता है, तो वो जो है आपने बहुत सारे लोग देखेंगे पैरानॉइड के उदाहरण होते हैं कि रात में हम जब कानून पढ़ते थे, तो हमें केस पढ़ाया जाता था कि एक आदमी को लगता था कि रात को भूत आएँगे और उसके ऊपर हमला कर देंगे। तो उसने क्या किया कि वो कमरे में सो रहा था, उसने अपने कमरे में ही चाकू लेकर वो सोता था अपने तकिए के नीचे और रात को उसने अपने पिता की हत्या कर दी। पिता की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसे लगा कि रात को उसका पिता उठा होगा, उसे लगा कि ये भूत मेरे कमरे में आ गया और उसे मार डाला। सुबह जब उठे तो पता लगा जी ये तो पैरानॉइड का ग्रस्त मरीज़ था, लेकिन उसे अपने बाप की हत्या कर दी। और इस बारे में बड़ी बहस होती है कि क्या ऐसे केसों में उसको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि जब हम सज़ा की बात करते हैं, तो उसमें एक पहली चीज़ देखी जाती है कि मेंस रिया क्या है? क्या आदमी ने जी। कुकर्म किया है या ये अपराध किया है, तो क्या इसकी ये धारणा थी? क्या ये इसकी इच्छा थी, ये करना चाहता था? तो पैरानॉइड ग्रस्त आदमी जो होता है, वो ये कहता है कि मैं जो है मुझे तो उस समय पता ही नहीं था। मैं तो हुँ। मनोरोगी हूँ, मुझे जो है इसमें मनोरोगी मानकर मेरी चिकित्सा की जाए और मुझे इस जुर्म से माफ़ किया जाए। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे जो कुख्यात अपराधी होते हैं, वो अस्पतालों में जाकर मानसिक चिकित्सालय में जाकर अपना एक सर्टिफ़िकेट बना लेते हैं कि ये पागल आदमी है और पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। तो जी। ऐसी हालत है देश में पागलों की संख्या जो है आज के हिंदुस्तान में कम से कम 5-7 करोड़ हो गई है और 5-7 करोड़ ये पागल जो है दुनिया में, इस देश में एक तरह से अशांति का वातावरण बनाए हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि नूह में जो हो रहा है या गुड़गाँव में जो हो रहा है, सोना में जो हो रहा है या जो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के दंगों में हुआ या गुजरात में जो हुआ या दिल्ली में 1984 में हुआ या देश जब आज़ाद हुआ जब दंगे हुए, उन दंगों में एक पार्टी की भूमिका, एक पक्ष की भूमिका वो हमेशा मिलेगी, वो आरएसएस मिलेगी और मेरा मानना है कि आरएसएस अपने मकसद में आज के समय में सबसे ज़्यादा कामयाब संगठन। लेकिन सर फिर ये भी तो है कि देखिए गुड़गाँव में जो चीज़ है पुलिस सिक्योरिटी थी वहाँ पर। जब सीआईडी है पुलिस के पास तो फिर सुरक्षा जब वो करने की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, कर क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसा अगर तमाशा ही नहीं होगा, अगर ये हरकत ही नहीं होगी तो खबर कैसे बनेगी? मैं हुँ। इसीलिए कहता हूँ कि सीबीसीआईडी की भूमिका पे इसकी जाँच होनी चाहिए। एक जैसे पुलिस जो है सारे दंगाइयों की सर्विलेंस करती है, उनके व्हाट्सएप और उनके मोबाइल फ़ोन चेक करती है और कहती है कहाँ से क्या मैसेज आया। तो इसी तरह जो सारे सरकारी अफ़सर हैं, सरकारी पुलिस का तंत्र के लोग हैं,
इनके मोबाइल की भी एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच होनी चाहिए कि ये आपस में क्या एक दूसरे को संदेश दे रहे थे। अगर पुलिस के सारे वायरलेस ढूंढेंगे आप तो पता लगेगा पुलिस के पास पहले से 10 घंटे पहले सूचना थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर 2000 लोगों का जुलूस निकल रहा है और उस पर 1000 लोग भी हमला कर रहे हैं और पुलिस का है कि हमें उसके बारे में नहीं बताता, तो समझिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर खत्म होने की बात है और तब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने फिलहाल बताया स्थिति क्या है, उसका पूरा अपडेट दिया और क्यों हुआ और क्यों आगे भी हो सकता है, उसके जो सर ने आशंका जाहिर की है वो आप लोगों के सामने। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। मेवात और नू का जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा अगले एपिसोड में, और कल फिर रविंद्र जी से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।